आखिरकार इंडिया इतने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों साइन कर रहा है, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है और साथ ही साथ इसमें भारत का क्या फायदा है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वाजीराम और रवि में, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिरकार इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और साथ ही साथ ये कैसे भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रैटेजी जो है उसमें कहां और कैसे प्लेस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार अभी हुआ क्या है। तो अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2025 में फाइनलाइज हो गया था, नेगोशिएशंस जो हैं खत्म हो गए थे, कंक्लूड हो गए थे और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस हो गया था, उसको साइन किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। और इसके साइन होते ही न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो वंस इन अ जेनरेशन जैसा एग्रीमेंट है और इसका फायदा जो है वो दोनों ही देशों को बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। अब जब हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है, क्यों ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐतिहासिक रूप ले रहा है। सबसे पहला यहाँ पे लगभग एक दशक के लिए यहाँ पे जो वार्तालाप थी वो रुकी हुई थी और ये वार्ताएं जो हैं ये फिर से मार्च 2025 में स्टार्ट हुई। बट जैसे ही ये वार्ता स्टार्ट हुई दिसंबर 2025 तक ये वार्ता जो है पूर्ण रूप से खत्म हुई और यहाँ पे कंक्लूजन भी निकलता हुआ दिखा, जिसकी वजह से ये भारत का सबसे तेजी से कंक्लूड हुआ, संपन्न हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंटों में से एक बन जाता है। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2025 में वार्ता शुरू हुई और दिसंबर 2025 में वार्ता खत्म हो गई और अब हम खड़े हैं अप्रैल 2026 में, जहाँ पे साइनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर ये क्लियरली पूर्ण रूप से दर्शाता है कि भारत जो है, अगर हम बात करें अपने व्यापार कूटनीति की, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो उसके लिए कितना कॉन्फिडेंट है और कितना अग्रेसिव है। और यही यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन देता है कि इंडिया जो है वो अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रैटेजी जो है उसके ऊपर फोकस्ड ही नहीं है, एक बहुत ही अलग रूप से इसको डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे इसके पीछे के रीजंस समझना भी जरूरी हो जाता है। तो अभी हम रीजंस की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं यहाँ पे इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर इस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है उसको दुगना करने की बात की गई है और इसको ले जाया जाएगा $5 बिलियन तक। अभी यहाँ पर साइनिंग जो है वो हो चुकी है और इसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो न्यूजीलैंड के संसद से आना है, साथ ही साथ पब्लिक कंसल्टेशन होना बचा है और इसके बाद फाइनली ये रैटिफाई हो जाएगा, जिसमें लगभग आप और 6 महीने जो हैं मान सकते हैं लगेंगे कि ये पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो फोर्स में आ जाए। बट अगर हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वंस इन अ जेनरेशन एग्रीमेंट है, वो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे दोनों देशों का जो ट्रेड के टर्म्स, सर्विसेज के टर्म में एलोकेशन हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के पक्ष से, तो अगर आप इंडिया का एक्सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमें 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है 8000 से भी ज्यादा गुड्स के लिए। इनिशियली ये 70% ड्यूटी फ्री ही रहेगा, जैसे कि अगर हम बात करें लेदर की, हैंडीक्राफ्ट्स की, इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए। बट आने वाले समय में इसको विस्तारित किया जाएगा और 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस जो है मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ यहाँ पर हम उत्पादों की तरफ नहीं देख रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में गुड्स की तरफ नहीं देख रहे हैं, सर्विसेज की तरफ भी देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी देख रहे हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से लगभग $20 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में होगा, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर में कह लें, चाहे हम इनोवेशन सेक्टर में कह लें या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कह लें। इसके अलावा साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम सर्विसेज के अलावा इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करें, मोबिलिटी की तरफ मूव करें, तो 5000 इंडिविजुअल्स जो हैं और साथ ही साथ 1000 वर्क और हॉलिडे वीजा की दोनों ही कंट्रीज में बात हुई है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपको देखने को मिल रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ गुड्स की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, उत्पादों की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ
यूजेबल थिंग्स जो इकोनॉमी में लगती हैं उनकी तरफ भी कॉन्सेंट्रेटेड है। साथ ही साथ अगर हम न्यूजीलैंड का एंड देखें, यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए भी यहाँ पे जो टैरिफ है, शुल्क जो है उसको कम किया गया है। स्पेशली अगर हम बात करें वूल, वुड, कोल, वाइन एंड ऑल्सो फ्रूट्स, तो यहाँ पर जो बहुत सारे एक्सेस है जो कि न्यूजीलैंड को भी चाहिए था एक डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ की मार्केट जो है वो बढ़ रही हो, जहाँ पे डिमांड जो है बढ़ रही हो, वो न्यूजीलैंड को भी मिला है। बट साथ ही साथ भारत ने ये पूरा ध्यान रखा है कि जो भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनको एक्सपोज ना किया जाए, उनको ना ओपन किया जाए। तो दोनों ही देशों की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको एड्रेस किया गया है, उनको अवेल करवाया गया है और सेंसिटिव चीजों को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में प्रोटेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि भारत जो है वो लिबरलाइजेशन पे तो डेफिनेटली फोकस कर रहा है, बट कॉशियस भी है, लिमिटेशंस भी यहाँ पे, और प्रोटेक्शनिज्म जो है वो भी इंटैक्ट रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, ये तो हमने मोटी मोटी बात कर ली कि आखिर चीजें यहाँ पे क्या क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आ रही हैं, बट अगर इसको और डिटेल में समझना है तो हमें ये जरूर जानना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ये हमारी इकोनॉमी को कैसे हेल्प करने वाला है, हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या इसका प्रभाव आने वाला है। सबसे पहले भारत जो है वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनना चाहती है, जहां पे टारगेट जो है $1 ट्रिलियन का है 2047 तक। तो यहाँ पे अगर हमें एक्सपोर्ट करना है और जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लेबर कॉन्सेंट्रेशन, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो अगर इनको फैसिलिटेट करना है तो ये एक्सपोर्ट हम कहाँ करेंगे, हमें इनके लिए चाहिए मार्केट्स। अब न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हमें ये मार्केट जो है मिल गई है, तो अब अगर मार्केट मिल गई है तो हम एक्सपोर्ट्स जो है बढ़ा सकते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट्स में जो है वो इंक्रीज देखा जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे जो सेक्टर्स हैं एक तो वो ग्रो करेंगे, साथ ही साथ फॉरेन करेंसी जो है वो आएगी और हमारी इकोनॉमी जो है वो भी सशक्त होगी। इसके अलावा सर्विसेज और मोबिलिटी, जिसको हम सेवाएं और गतिशीलता भी कहते हैं, वहां पे भी एक बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आईटी इंडिविजुअल्स हैं या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या इंजीनियर्स हैं, उनको एक तो अपना टैलेंट और स्किल जो है उसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और अगर वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल भी कर पाएंगे, उसको यूज भी कर पाएंगे। तो जो टैलेंट हम यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी फैसिलिटेट करवा सकते हैं, वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मिलेंगी। तो यहाँ पर जो भारत में इतना टैलेंट है उसको यूटिलाइज करने के लिए भारत एक बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है, जहाँ पे सिर्फ टैलेंट अपना देश छोड़ के नहीं जा रहा है, भारत उस टैलेंट को प्रोवाइड कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमें अगेन रेमिटेंसेस, हमारे जो देश के साथ रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे और ये भी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दो और मुद्दे हैं अगर हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ से देखें, तो यहाँ पे सप्लाई चेन जो है हम उसको डाइवर्स करना चाहते हैं। यहाँ पे सप्लाई चेन जो है हम चाहते हैं हम उस पर इंटीग्रेट कर पाए, हम उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करें। आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे आपको रिटर्न्स जो है, जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो अगर इस एग्जांपल से देखें, हम न्यूजीलैंड से बेसिक रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करके फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन का प्रॉफिट जो है वो किसको मिलेगा, वो भारत को ही मिलेगा। इसके अलावा इसी के रेफरेंस, इसी एफटीए के रेफरेंस से देखते हैं कि भारत जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग में, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग पे बहुत फोकस्ड है, और ग्लोबल लेवल पे हम एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग हब बनना चाहते हैं। बट इसके लिए हमें मार्केट भी चाहिए जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पहुँचा सके, और साथ ही साथ हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमें आता हुआ दिख रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, स्पेशली अगर न्यूजीलैंड के संदर्भ से हम बात करें, तो काफ़ी सारी जो श्रेणियां हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, उनको प्रभावित कर रहा है, और यहाँ पर
पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है। इसके अलावा जब हम एफटीएस को देख रहे हैं तो एफटीएस सिर्फ हमारे अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है, रणनीतिक कारणों से भी है, हमारे देश के बाकी कारणों से भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम न्यूजीलैंड का एफटीए देखें तो यहाँ पे ओशेनिया रीजन में भारत का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए, स्पेशली अगर हम वहाँ के देशों से अपने संबंध बेहतर रखना चाहते हैं उसके लिए। और इसके साथ साथ हमें आर्थिक महत्व भी इसका मिलेगा, क्योंकि हम एक एडवांस्ड डेवलप्ड कंट्री की मार्केट तक पहुंचेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स वहां पहुंचेंगे, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस होगी, साथ ही साथ ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हम पार्ट बनेंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे, टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, इनोवेशन की बात कर लीजिए, इन चीज़ों पे भी ओवर द ईयर्स पार्टनरशिप का इफेक्ट दिखेगा और यहाँ पे इंक्रीज आने को मिलेगा। अब हमने भारत और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो डिस्कस कर लिया, बट स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रैटेजी जो है आखिरकार वो है क्या। तो अगर आप पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो भारत ने कई महत्वपूर्ण एफटीए जो है साइन किए हैं, चाहे वो यूएई के साथ हो, चाहे वो ईयू के साथ हो, चाहे वो यहाँ पे इंटरिम ट्रीटी जो हमने यूएस के साथ साइन की थी, ओमान के साथ है, उसके बाद न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं एक सिंपल इंडिकेशन यहाँ पे हमें दे रहे हैं कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है भारत की, उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज किया जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक पर्पसेस नहीं, जियोपॉलिटिकल पर्पसेस जो हैं और यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी है उसको कम किया जा सके। क्योंकि भारत की जो स्ट्रैटेजी है, समझौतों की स्ट्रैटेजी है, वो बहुत सिंपल है। भारत यहाँ कुछ मुख्य कारणों की वजह से ये जो विस्तारित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेटवर्क बना रहा है वो इसलिए बना रहा है। सबसे पहला, भारत नहीं चाहता कि यहाँ पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बढ़े। अगर उसे चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना है, उसका एक ऑप्शन बनना है, तो उसे यहाँ पे स्टेबिलिटी भी एश्योर करनी है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी भी एश्योर करनी है, एक अच्छा ऑप्शन भी दिखाना है। तो ये जो चाइना +1 की स्ट्रैटेजी है, ये हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पे ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी तो बनना चाहते हैं, बट एक्सपोर्ट करें कहाँ, उसके लिए हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स चाहिए। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि सप्लाई चेन एकीकरण और विविधीकरण, हमें इंटीग्रेशन भी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए। मान लीजिए हम न्यूजीलैंड की सप्लाई चेन से तो इंटीग्रेट हो गए, बट न्यूजीलैंड से हमारे रिश्ते खराब हो गए, जैसे कि हमने यूएस के साथ पिछले 2 साल से देख रहे हैं। तो अगर वो बंद हो जाएगा तो फिर तो हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो हम ये नहीं करना चाहते। तो हम चाहते हैं कि हमारी सप्लाई चेन अलग अलग जगह बनी रहे। और सबसे बड़ी बात, आरसीईपी से बाहर आने के बाद, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया चाहता है कि हम यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड, टारगेटेड बायलैटरलिज्म पे फोकस करें, जिसको हम द्विपक्षता भी कह रहे हैं। और यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रैटेजिक हो, बेनिफिशियल हो दोनों के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म चल सके। क्योंकि गिवन जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है, जितनी फ्रेजिलिटी है, जितनी वल्नरेबिलिटी है, ये पता नहीं है कि अगले क्षण कौन सा देश किस साइड हो जाए। इसमें ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इंडिया की इमेज को इन्हांस करते हैं और इकोनॉमी को तो बूस्ट देते ही देते हैं। आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं साथ ही साथ यहाँ पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा, जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप सभी से कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।